नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। अभी कुछ घंटे पहले, यानी कि लगभग 12 या 14 घंटे पहले अदानी को लेकर एक खबर आई थी। और अदानी को लेकर खबर ये आई थी कि जो उनके क्रिमिनल और जो सिविल केस है, उनका सिविल केस जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो अमेरिका का है उसने किया था, और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिसने कि क्रिमिनल केस किया था। और ये पूरा मामला जो घूसखोरी कांड है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उसी से रिलेटेड था। तो उसमें एक न्यूयॉर्क की कोर्ट ने ये कहा है कि अब इसको लेकर एक ही जज इन दोनों फैसलों पर इस ट्रायल को आगे बढ़ाएगा, यानी कि सिविल और क्रिमिनल केस दोनों एक ही जज के हाथ में होंगे, ऐसा एक न्यूयॉर्क की कोर्ट ने कहा है। और जिस जज का नाम बताया जा रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है, निकोलस गरोफिस, ही इज गोइंग टू प्रिसाइड ओवर द केसेस। और जो यूएस इंडाइटमेंट जो गौतम अदानी फेस कर रहे थे, जिसमें कि 250 मिलियन डॉलर्स की घूसखोरी के उन पर आरोप लगे थे, तो जो न्यूयॉर्क की कोर्ट ने ये कहा है कि क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों एक ही जज द्वारा किया जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि इसको पूरे केस को स्ट्रीमलाइन करने में आसानी होगी, क्योंकि दोनों केसेस कनेक्टेड है, सिविल और क्रिमिनल दोनों का एक तरीके से लिंक है। इसलिए अर्लीस्ट ट्रायल के लिए, यानी कि जल्दी से जल्दी ट्रायल हो, ज्यादा से ज्यादा ठीक से एविडेंसेस पेश किए जा सके, उसको लेकर इस तरीके का फैसला सुनाया गया है। और लेकिन अदानी के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। और इसलिए क्योंकि अब अदानी को उतने ही जल्दी अपनी तरफ से भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल केस अगर दोनों एक ही जज देख रहे हैं, यानी कि दोनों केसेस को एक तरीके से कंबाइन करके देखा जा रहा है, तो ये अदानी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसका असर मोदी सरकार पर क्या पड़ सकता है, उसकी गतिविधियों पर क्या पड़ सकता है, अदानी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। और एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि न्यूयॉर्क की ही एक कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के सिलसिले में यह भी एक फैसला सुनाया है कि अब उनको जल्द से जल्द 10 जनवरी को बताया जा रहा है कि सुबह 9:30 बजे उनकी जो उनका जो हश मनी का केस था उसमें उनकी सेंटेंसिंग होगी। हालांकि उस केस में जो जज मर्कल है, उन्होंने ये कहा कि उनको जेल नहीं होगी, लेकिन सजा हो सकती है, सेंटेंसिंग हो सकती है। तो अगर न्यूयॉर्क की अदालत या अमेरिकी अदालत अगर ट्रंप जैसे राष्ट्रपति को नहीं छोड़ रही है, जो कि अभी शपथ लेगा 20 जनवरी को, अगर उसको नहीं छोड़ रही है, तो फिर गौतम अदानी क्या इतनी आसानी से बच जाएंगे जितनी आसानी से मोदी सरकार उनको बचा रही है। इस केस के हर पहलू पर मैं आपसे आज बात करूंगी, वो पहलुओं को भी टच करने की कोशिश करूंगी जिन पहलुओं को अभी तक हमने किसी भी कार्यक्रम में नहीं छूने की कोशिश की है। और मेरी तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ थी, इस वजह से मैं आप सभी दर्शकों के साथ मैं 2 दिन मैं मिल नहीं पाई, और उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आज कोशिश करूंगी कि इस प्रोग्राम के जरिए उस हर पहलू को आपको समझाने की कोशिश करूं, ताकि आप इस प्रोग्राम को रेफर करके आप समझ सकें कि ये जो माजरा है सिविल और क्रिमिनल केसेस को क्लब करने का एक ही जज द्वारा, इसके क्या मायने हैं। आप उसको बार बार रेफर करके आप इस कार्यक्रम को देखें। और आज इसी सिलसिले में मैं अरुण अग्रवाल जी से बात करूंगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वरिष्ठ और एक्टिविस्ट हैं। लगातार इन खबरों पर अरुण जी हमारे साथ बने रहे हैं, हर पहलू को उन्होंने समझाने की कोशिश की है, और आज इस पहलू को भी हम उनके साथ समझने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो ये जो पूरा माजरा है अरुण जी, कि अब सिविल और क्रिमिनल जो केस है उसको क्लब करके देखा जाएगा एक ही जज द्वारा, तो इसको अगर अदानी के एंगल से अगर आज हम देखें, तो ये अदानी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत का सबब है। नमस्कार नीलू जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, इनके लिए तो एक तरफ से आप समझिए कि ज्यादा ही इनके ऊपर मुसीबत ये आ गई कि इनको थोड़ी सी उम्मीद होती कि भाई हम सिविल में कहीं बच गए या क्रिमिनल में बच गए तो दूसरे तरफ भी हम उसी को कोट करके निकल जाएंगे। लेकिन अमेरिका, हिंदुस्तान में भी होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों होती है। और एक उसका एग्जाम्पल है डिफेमेशन का है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो सिविल में जो है आपको मनी डैमेजेस मिलते हैं, और वो जिसको हम दीवानी और फौजदारी यहाँ बोलते हैं, और क्रिमिनल में जो है आपको वहां पर सेंटेंसिंग होती है।
क्योंकि यहाँ पे दोनों, और अमेरिका में जस्टिस इज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कोर्ट भी बहुत अवेयर है कि उसका टाइम बहुत प्रेशियस है और बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो वहां पे एक सिस्टम है कि दोनों में कि एक बार्गेनिंग करके कि ये केस, क्रिमिनल केस जो है ट्रायल में जाए ही नहीं। तो वहां जितने भी क्राइम्स होते हैं वहां पे आप समझिए कि 10% से कम केसेस वो एक्चुअल ट्रायल में जाते हैं, क्योंकि ट्रायल बहुत एक्सपेंसिव होती है, लॉयरों के लिए भी, कोर्ट के लिए भी, सरकार के लिए भी, प्रोसिक्यूशन के लिए भी। तो वो एक दूसरे से वो बार्गेनिंग करते हैं या कहते हैं कि देखो तुम्हारे खिलाफ जो है इतने सारे सबूत हैं हमारे पास, और हम तुम्हारे ऊपर ये चार्जेस लगा रहे हैं, अगर ये सारा हम कोर्ट में प्रूफ कर देंगे तो तुमको 20 साल की कैद होगी या 30 साल की कैद होगी। लेकिन अगर तुम अपने को कहोगे कि नहीं हम इतने के लिए गिल्टी हैं और हम उस पर अग्री कर जाएंगे, तो दोनों को अग्रीमेंट करके तुम्हें जो है केवल 3 साल की कैद से तुम निकल जाओगे। तो वो जो क्रिमिनल है वो भी सोचता है यार हम 20 साल, अगर मेरी किस्मत खराब हुई तो मैं 20 साल क्यों रहूं, इससे जो है मैं 3 साल ही लेके निकल जाता हूं। इसमें कभी काल ये भी होता है कि आदमी इनोसेंट होता है लेकिन वो डर जाता है कि हमें इतनी लंबी कैद होगी, तो हम एक प्लीड कर लें कि हम ये करके जो है हम निकल जाएंगे। लेकिन अडानी तो इतने बड़े आदमी हैं कि वो, और अपने मतलब पैसे का अहंकार है, आपने देखा, और सब देशों में तो ये नहीं देखा जाता है, आप कोरिया में देख लीजिए या और भी अमेरिका ही में देखिए कि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं जिनको कि जेल जाना पड़ा, उनके स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनरिमूवेबल है। तो यहाँ तो इनके जेल जाने की तो बात है ही नहीं, तो इनको वो ट्रायल फेस करनी पड़ेगी। और कोई भी केस मर्ज नहीं हुआ, सिविल केस भी और क्रिमिनल केस दोनों एक ही जज सुनेंगे और एक ही जज उसका जो है सेंटेंस पास करेंगे। एक क्रिमिनल केस में कि ये दोषी हैं या निर्दोष हैं, अगर दोषी हैं तो 3 चार्जेस के अंदर में कितने में ये दोषी हैं, उन 3 चार्जों में इनकी कितनी सजा हो सकती है इंडिविजुअल, और कितनी सजा इनको देनी है, ये सारी चीजें जो है वो जज तय करेगा। और उसी तरह से वो सिविल में भी कि अगर ये किए हैं तो इनको कितनी पेनल्टी लगा के इनको छोड़ी जाए, क्योंकि एक बहुत गड़बड़ काम ये हो गया कि जो मेन इन्वेस्टर उधर का था, जो लिस्टेड कंपनी, जो अजूरी कंपनी थी, जो इनके साथ पार्टनरशिप में थी और जिनके कारण वो घूस दे रहे थे, तो उसके शेयर, जब ये सब न्यूज आई कि इनको जो है 4 गीगावाट का हमें इंडिया में जो है ग्रीन एनर्जी का ठेका मिल गया है, तो उसके शेयर जो है $40 से ऊपर चले गए। और आज ये हालत है कि उसके शेयर का भाव जो है आप समझिए कि मात्र आधा डॉलर, 46 सेंट्स है। तो इतना बड़ा जो निवेशकों को नुकसान हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि कहाँ $45 और कहाँ 50, ये मतलब कि मोर देन 9,000% उसका भाव गिर गया। तो वो मतलब 100 टाइम्स आप समझिए कि उसका भाव गिर गया। तो उसके कारण जो है लॉसेस तो हैं वहां पे, और वो कारण, और वो कंपनी इसलिए फंसी क्योंकि ये अडानी जो है उनके बिहाफ पर घूस देके उनके घूस का रिइंबर्समेंट मांग रहा था कि हमने तुम्हारे लिए घूस दिए हैं, ये पैसे मुझको दो। उसी में ये पकड़ा गया और कोई विसिल ब्लोअर है। तो ये तो आप मान के चलिए कि कोई भी वहां पे पावर में आ जाए, वो ट्रंप जब अपने को नहीं बचाए, जैसे अभी आपने बताया, जो ट्रंप अपने को नहीं बचा पाए वो दूसरे को क्या बचा पाएंगे। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग रूलिंग वो कल ही आई है रात को, और वो आप जजमेंट जो उनका ऑर्डर है वो आपको इंटरनेट पे मिलेगा। तो बहुत छोटा 15-16 पेज का है, इतना बढ़िया वो लोग लिखते हैं, इतनी बड़ी ट्रायल होती है, और उसके अंदर में जो वो ऑर्डर पास करते हैं कि पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जज क्यों नहीं ऐसे ऑर्डर्स पास करते। तो उसमें उसने इस बात को डील किया कि जो प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट, उसको डिफाइन किया, तो पहले तो वो कहते हैं कि ऐसे तो केसेस पहले आए ही नहीं।
तो ये करीब करीब पहले तरह के केसेस हैं, कैसे डील करें ट्रंप के मामले में। और उसके आगे वो कहते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो प्रेसिडेंट को है, पास्ट प्रेसिडेंट को नहीं है, और न कि उस प्रेसिडेंट को है जो कि चुनाव के लिए लड़ रहा है। और इनको जो है एक नहीं 32 काउंट में हमने जो है फेलेनी और मिसडेमिनियर में अंतर है। फेलेनी का चार्ज जो है 2 साल से ऊपर का होता है, सॉरी हाँ ऊपर का होता है। तो 32 काउंट में इसको ज्यूरी ने गिल्टी फाइंड किया है। तो इसकी सेंटेंस जो है ये बिफोर ही टेक्स ओथ, हम 10 जनवरी को इसकी सेंटेंसिंग करेंगी, और उसमें इंडिकेटर्स हैं कि उनको वो जेल नहीं भेजेंगे, कि ही कैन कंटिन्यू टू फंक्शन एज द प्रेसिडेंट। और उन्होंने ये भी कहा कि इसको सस्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि उसका राइट है अपील करने का, तो उसका वो फायदा ले सके, इसलिए जब सेंटेंसिंग हमने सस्पेंड करी थी चुनाव के कारण, हम करें। तो हम इसको ये कहना चाहते हैं कि वहां पे जो उनका सिस्टम है उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। जज अपने कोर्ट का मालिक है, उसके ऊपर वाला भी उसको नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसको अपॉइंट करती है सेनेट डायरेक्टली। ये नहीं है कि ही इज डिपेंडेंट, कि गुजरात, मैं एक खाली उसका वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि गुजरात हाई कोर्ट उसको अपॉइंट करेगी और वही उसको प्रमोट करके जो है आगे ले जाएगी, रेकमेंड करेगी, या सब जज से जज बनाएगी और जज से उसको फर्स्ट क्लास वो डिस्ट्रिक्ट जज बनाएगी। तो जिसके कारण वो डिपेंडेंट होते हैं। तो वो ऊपर वाले को देख के जैसा जजमेंट होता है, वो क्राइम हो चाहे नहीं, राहुल के केस में या कर, वहां वो नहीं होता है। और हर जज अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत चेरिश करता है, और उसके साथ एक ही बात रहती है कि आई शुड बी नोन एज अ फेयर जज, और हमने घपला नहीं किया। तो वो जो, और पूरा सिस्टम अमेरिका का जो है वो एक जो रूल ऑफ द लॉ है वो जुडिशरी पर ही है। खूब लिटिगेशन होते हैं, जितना वहां केसेस होते हैं वहां कहीं नहीं होते हैं। इट्स अ मोस्ट लिटिगेशन दिस थिंग सोसाइटी। और जज को कोई भी अपॉइंट किया हो वो इम्पार्शियल और फेयर होके उसका ये करता है। तो जिस तरह के जो सबूत हैं, ये कितना भी यहाँ पर हीरो बन ले और कह दें कि नहीं ये कॉन्कॉक्टेड है, हम विक्टिमाइज हो रहे हैं, ये भाषा वहां कोर्ट में नहीं चलेगी। उनके पास जो भी प्रमाण है उसके ऊपर उनको ट्रायल में जाना पड़ेगा, और जो भी वर्डिक्ट होगा वो सिविल और क्रिमिनल में भी आवेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो वहां फंसे हैं उससे ये क्या हुआ है कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जो हमने आपको एक बार पहले भी कहा था कि इनको पैसा मिलना बंद हो गया है। कहीं से भी इनको पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं तो इनको तो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ को तो ये कुछ समझते ही नहीं थे। अरे वो बॉम्बे का एयरपोर्ट, उसको ले लो, इसको ले लो, ऐसा कि एक लिमिटलेस पैसा था जो कि इनको लोगों ने एक वो हवा बना रखा था। अभी क्या हुआ है कि इनकी इतने इनको पैसे की किल्लत हो गई है कि एक कंपनी, एक ही ऐसी कंपनी थी जिसको कि ये बेच के पैसे खड़ा कर सकते थे, क्योंकि बाकी सब कंपनियों में जो है, जो उसका कोटेशन है, जो मार्केट वैल्यू है, उस वैल्यू पर कोई भी उस शेयर को नहीं खरीदेगा। और ये कंपनी थी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में, सिंगापुर की जो विलमार कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ ये एग्रीकल्चर में ये जो है साझा किए हुए थे। और इनका एक ब्रांड नेम था फॉर्च्यून। मतलब मैं पहले नहीं जानता था तो मैं फॉर्च्यून का सामान लेता था, लेकिन जब से पता चला कि ये अडानी की कंपनी है, क्योंकि हमें यह मालूम था विलमार एक बड़ी कंपनी है, गड़बड़ नहीं करेगी, लेकिन जब ये अडानी का घपला हुआ, ये हुआ, तो वो जो है सामान लेने बंद कर दिए। तो इसी कंपनी का जो शेयर था इन्होंने बेच के अभी जो है 18, करीब 18 ही समझिए, 17,000 करोड़ रुपए खड़े किए, क्योंकि इनको पैसे कहीं से नहीं मिल रहे हैं, इनको कर्जा चुकाना है। तो अब इनका जो है एसेट बेचने का समय आ गया, और उसका ये कारण जो है डायरेक्टली इसी से लिंक्ड है, क्योंकि इनके ऊपर घूसखोरी का इल्जाम है, इसलिए इनको अब ये एसेट बेचना पड़ रहा है। उससे इनको एक और फायदा होगा, वो ये होगा कि ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो
फार्मर के ऊपर जो ये कर रहे थे कि ये पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल में जो विलमार था उसके थ्रू ये मार्केटिंग करते थे। तो अगर उससे निकल जाएंगे तो कम से कम जो फार्मिंग कम्युनिटी का जो गुस्सा है, जिसके कारण मोदी जी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे और लोग सोचते थे कि सारी पॉलिसी जो है अडानी के जो स्टोरेज कैपेसिटी है या एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, तो उसके कारण ये हो रहा है, तो उससे जो है कम से कम ये हट जाएंगे। तो इससे दो चीजें हुई कि जो बिक सकता था उसको बेचा, और इसका वैल्यूएशन एग्जैजरेटेड नहीं था, क्योंकि इसका जो प्राइस अर्निंग था, अगर आप ऐसी ही कंपनी जो कि एफएमसीजी सेक्टर में है, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर है या आईटीसी है या ब्रिटानिया है, तो इनको भी मान लीजिए, या बाबा रामदेव का भी आप ले लीजिए, तो उन सबको अगर आप देखेंगे तो उसी रेंज में इनकी करीब 40 की पीई थी, और उस वैल्यूएशन में इन्होंने कंपनी बेच दी। तो अभी आप देख रहे हैं ये सारा इफेक्ट जो है वहां के कोर्ट केस का के कारण यहाँ पे हो रहा है। तीसरी बात आप देखेंगे कि अभी चंद्रबाबू नायडू को उनको डिसीजन लेना था, सबसे ज्यादा घूस तो उन्हीं के यहाँ दी गई है, उसका प्रमाण भी है। लेकिन देखिए जो आदमी, मतलब कि एक कैसा पॉलिटिक्स जो है कितना आदमी को नीचा गिरा देती है। जिस आदमी ने को जो जेल गया जगन मोहन रेड्डी के कारण, जो चंद्रबाबू नायडू पब्लिक के बीच में रोया कि हमको देखिए इन लोगों ने जेल भेजा, आज अडानी के ऊपर, चूंकि अडानी का मामला है और पैसे का मामला है, तो वो जगन रेड्डी को नहीं एक्सपोज करने को तैयार है। क्यों? कि उसके लिए अडानी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन जगन रेड्डी। और वो कह रहे हैं कि अभी जब सब कागज, एक समय तो स्टेटमेंट दिए कि नहीं इसमें गड़बड़ हुआ और इन लोगों ने किया, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अब ये अपना कि इसको देखना पड़ेगा, हम ये नहीं कि हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं आया घूसखोरी का। तो लगता है कि शायद ये भी बड़ी चालाकी से अपने को बचा रहे हैं कि हम ये बोल दें, और जब अमेरिका में आवेगा कि ये घूस लिया है तो उससे जो है हम अपना सहारा लेके निकलेंगे। लेकिन ये लोग अपने स्टेट का कितना अहित कर रहे हैं, ये आप ये सोचिए कि जो तो पावर। आपने ये कहा, दो तीन बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं, मैं उसको नोट कर रही थी। आपने एक तो कहा कि अदानी को पैसे की इस समय बहुत बड़ी किल्लत हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैम्पर हो रहे हैं। दूसरी आपने बात जो नायडू के लिए कही कि नायडू को ने सबसे ज्यादा घूसखोरी में अपने आप को इन्वॉल्व किया, और अब वो ये देख रहे हैं कि यूएस की इंडाइटमेंट के बाद अदानी का क्या होगा, उसके बाद उनके जो पॉलिटिकल मूव्स हैं वो उस पर निर्भर करेंगे। इसका ये जो पूरा इम्पैक्ट है, पहली बात तो ये कि अदानी को जो पैसे की किल्लत हुई है, इस पर मोदी जी से क्या अदानी सहारा लेंगे, मोदी जी उनको किस तरीके से मदद करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बीच मझधार में मोदी जी अदानी को छोड़ देंगे और अदानी कोई हेल्प नहीं मांगेंगे मोदी से, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर अदानी को पैसे की किल्लत है तो इस समय उनकी मदद के लिए कौन आएगा, मेरा पहला सवाल आपसे ये, उसके बाद फिर मैं नायडू का सवाल करूंगी आपसे। जी नहीं, पहला सवाल तो ये है, देखिए अडानी का क्या मोटो था, हैव एसेट्स आई विल बाई। आप हिंदुस्तान में कौन से ऐसे ऐसे एसेट्स हैं, आप 50 एयरपोर्ट खोल रहे हैं, मैं हूं आगे में, आप बंदरगाह खोल रहे हैं, मैं हूं। तो आप कोई भी ऐसी चीज जो है जो कि एक लॉन्ग टर्म एसेट है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उसको लेने को तैयार हूं। ये अच्छी कंपनी है, हाँ जैसे होता है, तो मैं उसको भी खरीदने को तैयार हूं। हैव प्रोजेक्ट, आई हैव मनी, दिस वाज हिज मॉडल। कहां से हम जनरेट करेंगे? उनके 3-4 सोर्सेस थे, बोरोइंग अब्रॉड, ओवर इनवॉइसिंग, इंडियन बैंक, स्टॉक मार्केट, इस तरह के सोर्सेस थे उनके। अब ये सारे सोर्सेस ड्राई कर गए, केवल एक सोर्स बचा, वो है इंडियन बैंक, जिसमें मोदी जी मदद कर सकते हैं। तो वो इंडियन बैंक की भी एक लिमिट है कि आप एक कंपनी को कितना एक्सपोज करेंगे, कितनी आप बोरोइंग देंगे। अभी जो जिस तरह से इन्होंने बोरोइंग की है, करीब
एग्जैक्ट फिगर हमने नहीं मालूम, करीब 1.5-2 लाख करोड़ जो है ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम से ये जो है बोरो कर चुके। तो वहां भी ये करीब करीब मैक्सिमम लिमिट पर पहुंचे हुए हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कैपिटल मार्केट में जो लोग हैं उनको लिखाएं उनसे कि ये अच्छी कंपनी है, इसमें निवेश करो। तो कभी नमूरा, कभी और कोई जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो कहता है ओ अडानी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट सडनली। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पब्लिक मूव वहां से वो कर रहे हैं कि हमको जो है हिंदुस्तान का निवेशक जो है उसको अब हम मुर्गा बनाए किसी तरह से। अदानी की पीआर एजेंसी ये करवा रहे हैं अदानी के लिए, या आपको लगता है कि सरकार का इसमें हाथ है इस समय? क्या मोदी जी खुलकर कैपिटल मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए अडानी का ही है, उसमें सरकार की कोई जरूरत नहीं है। वो एक खाली पैसे पर डिपेंडेंट है। जैसे जर्नलिस्ट है, उनको ये खरीदते हैं, उनको ये वो बिकने को तैयार है, इतना पैसा देते हैं कि वो सोचते हैं हमें कहाँ मिलेगा यार, चलो एक कंपनी से हम डील कर ले। जैसे वो गोदी मीडिया को अपने पॉकेट में रखे हुए हैं, तो उसमें कोई जरूरत नहीं। वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, ये हैं, आप उनको थोड़ा सा डील दीजिए, पैसा दीजिए, कम दाम में थोड़े शेयर दे दीजिए, उसी में वो खुश है ना। तो उनको ज्यादा बट यू कैन सी कि इतने दिन से जो नई न्यूज आ रही थी कैपिटल मार्केट में कि अडानी शेयर्स आर गुड इन्वेस्टमेंट, वो ऑल ऑफ अ सडन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी नहीं आई। अमेरिकन कोर्ट में जब मामला आया और जब सब जगह से इनको पैसा मिलना बंद हो गया, तब ये कैपिटल मार्केट वाले जो हैं, और आज तक कोई म्यूचुअल फंड इनके उसमें पैसा नहीं लगाता था। एक ऑस्ट्रेलिया कंपनी GQG करके थी, वो लगाई, जैन था उसमें, तो उसके भी शेयर गिर गए। लेकिन अब एक बैक जो है दे आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस वुडवर्क और उसको जो है पैसे लगाने की वो कर रहे हैं। तो अडानी को अभी जो उसकी हालत है, और ये हर कंपनी में होता है कि यू हैव एक्सपैंडेड बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज, क्योंकि आपको मालूम था कि मुझे जो है भारत सरकार का फाइनेंस है, भारत सरकार की बैकिंग है, हम जो चीज चाहें खरीद लें, जिसको चाहें खरीद लें, खाली वो ईमानदार आदमी को नहीं खरीद पा रहे थे। उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि बिकाऊ हो और जिसको जो है अडानी नहीं खरीद पा रहे थे। इसीलिए आप पाएंगे कि केवल एक पॉलिटिशियन है जिसको वो नहीं खरीद पा रहे हैं, बाकी जितने भी हैं सबके सब सरेंडर कर चुके हैं, कितने भी बड़े हों। तो मनी, व्हाट मनी कैन बाई दे कुड बाई। अब चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तो हजारों करोड़ रुपए लगते हैं और 5 साल के बाद उसका रिटर्न आता है, आज तो रिटर्न आता नहीं है। तो जो इतना लेंदी कैपिटल है तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो ब्याज, और आपने जो है इतना ज्यादा पैसा लिया है कि वो ब्याज भी आप नहीं भर पाते हैं। तो चूंकि वो ब्याज नहीं भर पाते हैं, और अगर किसी बैंकर ने कहा पैसा दो और आप पैसा नहीं दे पाए, उसकी आप नहीं चुका पाए, तो आपको एक जगह अगर आप बैंकरप्ट हुए तो पूरे बाजार में हल्ला हो जाएगा कि देखिए ये आदमी दिवालिया हो गया। हमने इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी कंपनियों को बैंकरप्ट होते हुए देखा है। ये एक बड़ा डेंजरस गेम है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और बहुत लोगों ने अपने को बचाया है फ्रॉम बीइंग बैंकरप्ट। तो अडानी की अब वही हालत हो गई है। उसके अलावा जो करप्शन के चार्जेस हैं और जो इनका नाम खराब हुआ, तो एक बार आपका कैपिटल मार्केट में नाम खराब हो गया तो दोबारा आपको वापस आने में जो है बहुत दिन लगेंगे। अगर मोदी साहब ही, अभी क्या थी उनकी सबसे बड़ी यूएसपी कि इसको अनसेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है, प्राइम मिनिस्टर की गारंटी है, ही इज द पर्सन हु इज क्लोजेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। ये इनका यूएसपी था, और इसके कारण ये कुछ भी ये चाहे वहां से हो सकता था। लेकिन पहली बार ये देखा गया कि वो प्राइम मिनिस्टर जो अपने को एक अमेरिका में इनॉग्रेशन सेरेमनी में नहीं इनवाइट करा पा रहा है, ही इज सो हेल्पलेस, तो वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? एक इनविटेशन कार्ड नहीं मिल रहा है जिसको। तो ये सब चीजें, और तुम सोचते हो कि तुमको ग्लोबल लेवल में बचा लेंगे, तो वो नहीं होने वाला है। तो इसलिए अब ये जो है
जमीन पर आ रहे हैं, नहीं तो अभी तो ये एकदम ऊपर में वो फ्लाई कर रहे थे। ये जो डेवलपमेंट है अरुण जी कि ये जो सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों को क्लब करके देखा जाएगा, क्या ये मोदी और अदानी दोनों को एक तरीके से धरती पर लाकर खड़ा कर दिया? एक तरफ तो आपने सही एक्सप्लेन किया कि अदानी मोदी जी को तो वहां पर जब इनवाइट भी नहीं मिल रहा है तो फिर ये अदानी को क्या बचाएंगे, और दूसरी तरफ जो अमेरिका की अदालत है वो अपने जुडिशियल प्रोसेसेस को अच्छे से डिलीजेंटली फॉलो करती है तो वो उसको फॉलो करेगी। तो क्या ये अमेरिकी अदालत दोनों अब अदानी और मोदी को एक साथ धरती पर लाकर खड़ा करेंगे जो अभी तक इतने उड़ रहे थे? नहीं नहीं, देखिए एक बात आप समझिए, आप जो है, हम इंडिया में मोदी इज अडानी, अडानी इज मोदी कर सकते हैं, लेकिन इन इंटरनेशनल दिस थिंग दे आर टू सेपरेट एंटिटीज ऑल टुगेदर। वो दोनों मिक्स नहीं होते। एक ही जगह मिक्स होते हैं जहां की मोदी जी जो है कोई नेशन है वो कर्जे में डूबा हुआ है और हम खुद भिखमंगे वो जाते हैं उनको बेल आउट करने, हम ही खुद इतने कर्जे में डूबे में हैं, जैसे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, या हमने वहां अफ्रीका में देखा कीनिया हो, तो वहां पर वो उनको प्रमोट करते हैं कि इनको भी एक ठेका दे दो। उसके अलावा जो है ये दोनों मर्ज नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर एंड अडानी इज अ बिजनेसमैन एंड नेवर द ट्वेन शैल मीट। ये तो एकदम आप समझिए कि जहां तक इंटरनेशनल लेवल में है चाइनीज वॉल है। ये तो हम लोग हैं कि जो कहते हैं कि ही इज फाइनेंस्ड बाय हिम, दे आर वन एंड द सेम। बहुत सारी बातें जो राहुल गांधी कहते हैं और जिसको लोग फील करते हैं। और सबसे बड़ा ये डैमेजिंग जो मोदी जी ने करा कि वो जेट में और उनको एक साथ दिखते हैं, तो उससे ये हो गया कि इनकी नजदीकियां और जिस तरह से ईडी वीडी जो हैं इस्तेमाल करके उनको कंपनी दी गई, तो उससे ये लगता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कि एक डिस्टिंक्ट इंप्रेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसको लोग अब डिनाई भी नहीं करते। तो जहां तक अमेरिका या और कहीं का सवाल है, तो मोदी जी अगर डूबेंगे तो अपनी करनी से डूबेंगे, क्योंकि जब ट्रंप को जरूरत थी हिंदुस्तानी वोटर की और जब उन्होंने उम्मीद की थी कि मोदी आके उनसे मिलेंगे तो जो इंडियन डायस्पोरा है वो उनको वोट देगा, वो उन्होंने फुलफिल नहीं किया और $20,000 का एक जो है कैरेट का वो एक डायमंड दिया। तो वो जो है थोड़ा विंडिक्टिव है, जैसे मोदी जी विंडिक्टिव है तो वैसे वो भी विंडिक्टिव है। तो ही इज 50 times टू द पावर ऑफ मोदी। उनकी इकोनॉमी भी हमसे 20 तो फिर ये तो कहना सही होगा कि अब अदानी के जरिए ही ट्रंप अपना बदला मोदी से निकाल लेंगे। कोई जरूरत नहीं है मोदी का, वो अडानी का बदला वो कोर्ट निकालेगी और ट्रंप को जो बदला लेना होगा इनसे लेंगे। इनको वो जैसा बोलेंगे वैसा ही ये नाचेंगे और हम लोग का बहुत बड़ा हित होने वाला है, बिकॉज ही इज गोइंग टू गिव सच कंसेशंस विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी। और ये इनका इंटरनेशनल लेवल पे एक कई जगह रहा है कि हद किया और वो किया और उसमें इन्होंने रफेल दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, और एक जैसे होता है ना कि हम बड़े दानी हैं, तो उस तरह का वो करते रहते हैं। तो वन डजंट नो कि ये होगा, लेकिन वहां पर आप दोनों को क्लब मत करिए, क्योंकि वहां के इंस्टीट्यूशन इसको अलाउ नहीं करते हैं। जैसे हमारा यहाँ है ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट और वो जो है वो क्लब होने लगे। अभी जैसे एक फोटोग्राफ आई थी जिसमें कि मुकेश अंबानी जो है मोदी जी के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं व्हाइल ही इज ग्रीटिंग हिज वाइफ। तो मनमोहन सिंह वगैरह से क्या वो डेयर कर सकते थे? किसी की हिम्मत होती कि ये सोच सकते? तो एक वो जो डिस्टेंस बनाते थे, जो एक प्राइम मिनिस्टर को बनाना, जैसे इंदिरा गांधी का एक बड़ा फेमस किस्सा है कि JRD टाटा मिलने गए और वो थोड़ी उनकी बात सुनी उससे वो अग्री नहीं कर रही थी, फिर वो अपने काम में जुट गई। तो JRD ने बहुत लाउड वॉइस में कहा कि शायद पालकी वाला थे उनके साथ कि लेट अस गो, वी आर डिस्टर्बिंग हर। वो भी एटिकेट समझ गए कि ये हमारी बातें जो है उन्हें जानबूझ के उन्होंने किया होगा कि बैठे हैं। तो इस तरह के प्राइम मिनिस्टर होते थे कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट आया है तो बेटर बिहेव, रिस्पेक्ट द ऑफिस। ये नहीं कि हमने चूंकि
इनको डोनेशन दिया या जो भी कारण हो, हम इनको बहुत पुराने से जानते हैं, व्हेन ही वाज नोबडी, जो भी आपस का इक्वेशन हो जो हम नहीं जानते हैं, उस तरह की बातें वहां नहीं होती है। आपको इन पब्लिक लाइफ यू हैव टू मेंटेन योर डिस्टेंस। तो ये जो कह रहे हैं ना कि यहाँ पर क्रोनी कैपिटलिज्म है, तो दे मर्ज पॉलिटिक्स एंड इंडस्ट्रियल, दे मर्ज ऑल टुगेदर, लेकिन वहां नहीं होता है। वहां पे इट इज टू बिग अ नेशन, दो दे डोनेट, आप अपनी पॉलिसीज वहां चेंज करा सकते हैं। मस्क अपने हिसाब से जो पॉलिसीज चाहेंगे वो बहुत हद तक वो डिक्टेट होगी, लेकिन इन पब्लिक यू कांट टेक लिबर्टीज विद द प्राइम मिनिस्टर, नेवर। तो वो दोनों अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। मोदी जी अपने कारनामे से ही विल बी इन बैड बुक्स, कब वो रिलेशनशिप रिपेयर हो जाए ड्यू टू कंपल्शंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस या इकोनॉमिक पॉलिसीज या नेशनल इंटरेस्ट। और ये जो अडानी है वो एकदम अलग है, उन्होंने कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टरों का नुकसान किया है, फॉर विच ही इज लायबल टू द जुडिशियल सिस्टम विच इज अ नॉन विच कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। वहां आप जुडिशियल सिस्टम में नहीं ये आप कर सकते जैसे आप यहां करते हैं। अब लोगों को यहां पर देखिए, हम लोग थे देखते देखते किस तरह से जुडिशरी की जो है साख पिछले 5 साल सबसे ज्यादा गोगोई के बाद गिरना चालू हुई। इतनी ज्यादा गिरी है 5 साल में कि यू कांट इमेजिन। और अब जाके खन्ना साहब ने थोड़ा सा पहली बार कहा कि रिलेशंस ऑफ द जजेस शुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये एक बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे आज की सुप्रीम कोर्ट में भी 30% 40% ऐसे लोग हैं और होते आए हैं कि जिनके की रिलेटिव जो हैं पहले जज बने हुए थे। तो क्या इतने बड़े देश में अगर आप सबसे ज्यादा नेपोटिज्म जुडिशरी में देखते हैं तो उसके बारे में क्या आप कह सकते हैं? और उसके इंस्टेंसेस हैं, मतलब लोगों ने कंपाइल किए हुए हैं। तो इसलिए आप उन दोनों को एक साथ मत रखिए, और यही आप सोचिए कि हिंदुस्तान बच गया क्योंकि एक अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम था। अगर ये अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम नहीं होता क्यों तो हम ये अडानी कभी नहीं पकड़ाते। और इनके ऊपर लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि जब इन्होंने पब्लिक इशू किया उस समय घूस दे चुके थे और उसके बावजूद इन्होंने अंडरटेकिंग दी। एक होती है कि हमने आज अंडरटेकिंग दी कि हम जो है घूस नहीं देंगे, हम एकदम बेस्ट प्रैक्टिसेस वाले आदमी हैं। कल को हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें जबरदस्ती घूस देना पड़ा और तब हमने दिया, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि ऑन द डेट आई गेव द अंडरटेकिंग आई वाज एब्सोल्युटली क्लीन। लेकिन आपने तो घूस देने के बाद अंडरटेकिंग दी, पकड़ा गए या उसके बाद भी आप कहते गए। इंडियन मार्केट में जब आप वहां पकड़ा गए सबूत के साथ, तो यहां भी आप कहने लगे कि नहीं हम तो एकदम पाक साफ हैं। और आज तक आपका प्रेस रिलेशन में कहता है कि नहीं आई एम द विक्टिम, देयर इज एब्सोल्युटली नो रॉन्ग दैट वी हैव डन। तो इस तरह की भाई, एक तो तुम चोरी भी किए, ऊपर से जो है एक छोटे चोर के तरह तुम डिनाई भी कर रहे हो, तो फिर तो वो मार पड़ेगी, डंडा पड़ेगा, तभी तो वो ठीक होगा। तो हमारी बड़ी अच्छी किस्मत है कि वहां पे इन्होंने इस तरह का अंडरटेकिंग दिया और उसके साथ साथ जो है एक जो एरोगेंस ऑफ द यूथ कि वो उनका मोबाइल भी पकड़ा गया, लैपटॉप भी पकड़ा गए, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वहां उनको मिल गए। अब देखिए उसमें अब देखिए जब ये पब्लिक ट्रायल होगा तो पता चलेगा किसको घूस दिया गया। वो डिलीट नहीं होगा। वो सेक्की ने कितना पैसा खाया। सेक्की जो है एकदम बेईमान ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपने को बिचौलिया, देखिए एक बात और बताता हूं जो और किसी ने नहीं बताएंगे कि सेक्की एक बिचौलिया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट से कहता है कि तुम ग्रीन एनर्जी बनाओ। ग्रीन एनर्जी का मतलब है नॉन कन्वेंशनल, ये जो कोयले का, उससे नहीं, और हम जो है तुम्हारे लिए बाहर ये जो करेंगे। तो मैं समझ सकता हूं कि आप मान ले थोड़ा सा आप कहें कि ठीक है 500 मेगावाट का हमने ठेका दे दिया, आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है और 12 गीगावाट 12,000 गीगावाट जिस पावर को कोई खरीदने वाला नहीं है, एक कस्टमर नहीं है,
और आप जाके जो है अडानी को इसलिए देते हो ठेका कि वो वर्ल्ड का या इंडिया का लार्जेस्ट जो है नॉन रिन्यूएबल ये रिन्यूएबल एनर्जी का वो ठेका उसको मिले, कि वो कहे कि मैं बिगेस्ट ये, आपके पास कस्टमर नहीं और आपने ठेका दे दिया। यही एक सबसे बड़ा करप्शन का वो है। दूसरा कि उन्होंने कहा उसमें ठेके में होगा अरुण जी, तो क्या ये परतें भी अमेरिकी अदालत में खुलेंगी कि सेकी ने किसको कितना दिया, कैसे किया? ये तो हिंदुस्तान की सीबीआई और ईडी को जो है 6 महीने पहले करनी चाहिए थी, जिस दिन उनको पता चला। ये तो ईडी और ये लोग बेईमान हैं। क्यों? कि देखिए उनके उसमें एक और क्लॉज था कि अगर 3 महीने में कोई बायर नहीं मिलेगा वो 12,000 का, तो ये जो है सौदा रद्द हो जाएगा। उन्होंने 3 महीने में उसको रद्द नहीं किया, 9 महीने चलाया। अभी होता क्या है कि जो सोलर एनर्जी बनती है नीलू जी, वो टेक्नोलॉजी से बड़ी सेंसिटिव है, तो उसके दाम घटते जाते हैं। आज जो चीज मैंने गुजरात में, ये मोदी जी हैं जो सबसे आगे रहते हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, मेरे पास फुर्सत नहीं है, लेकिन गुजरात में इन लोगों ने 16 रुपए 18 रुपए में सोलर एनर्जी का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। ये केवल गुजरात ही में होता है जब ही वॉज द चीफ मिनिस्टर। आज वो 16 रुपए से गिर के 2.5 रुपए हो गया, 2 रुपए हो गया, और भी गिर रहा है। तो गिरते हुए बाजार में आप ऊंचे दाम में कौन बिजली लेगा? और अगर लेगा तो वो भ्रष्टाचार के कारण लेगा और उसका खामियाजा जो है कंज्यूमर भरेगा। ये सब बातें जो है लोग सोचते हैं कि सबके सब बेवकूफ हैं, ऐसी बातें नहीं है। इसलिए जब 3 महीने में रद्द नहीं किया और तब उसने घूस, फिर उन्होंने कहा कि मैं ठेका, वो तो सिक्की को जाके निगोशिएट करना था ना, तुमको बायर नहीं मिल रहा, मैं बायर ले रहा हूं। दीज आर 3 प्राइमरी एक्ट्स ऑफ करप्शन। नंबर 1, ओपनिंग अ टेंडर ऑफ 12 गीगावाट का जो पावर का इन्होंने ठेके का वो खोला टेंडर, वो करप्शन का एक्ट था। 1 गीगावाट करते तब हम बात करते। दूसरा कि 3 महीने में जब उनको बायर नहीं मिला तो उसको रद्द नहीं किया। तीसरा कि जब इन्होंने मार्केट रेट से बहुत ज्यादा ऊंचा कोट किया तब इसने उस बिड को रद्द नहीं किया। चौथा कि इन्होंने अलाउ किया कि अडानी जाके डायरेक्टली जगन रेड्डी से बात करके 1750 करोड़ रुपए का घूस देके 8 या 9 गीगावाट का पावर सप्लाई का ठेका करे। ये डायरेक्टली उसने किया। ये 3 और 4 में पूरी लायबिलिटी जो है सेक्की की है, और चूंकि वो मोदी का संरक्षण है इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, नहीं तो सारे के सारे जो एमडी उस समय थे उनको जेल में डालना चाहिए। नहीं तो इसका मतलब तो ये है कि जो ये पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है, एक बार ये ट्रायल अमेरिकी अदालत में शुरू होगा तो मोदी ने जिस तरीके से ये पूरा तंत्र खड़ा किया है, आज उसकी परतें भी अमेरिकी अदालत ही खोलेगा, जो कि हमारे देश की अदालतें नहीं खोल पाई, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। तो ये क्या फॉर श्योर कैन बी लाइक हैव इट इन सर्टन दैट इस तरीके से अमेरिकी अदालत अब मोदी जी को भी एक्सपोज करेगी बुरी तरह से, जो कि अभी यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं एक्सपोज कर पाया मोदी जी। देखिए मोदी को तो नहीं करेंगे, सेक्की जरूर एक्सपोज होगा। अब कहां तक आप ये कहते हैं कि सेक्की इज मोदी एंड कंट्रोल्ड बाय मोदी, या ये कि जो ऐसा वहां पर उसका एमडी था जो कि मोदी जी के कहने के ऊपर जो है 12 गीगावाट का ठेका अवार्ड किया, समझे, सो दैट अडानी कुड बिकम नंबर 1। वो अलग, वो तो यहाँ के लोग हैं, वो करेंगे जब मोदी जी पावर में रहे नहीं रहे तो वो तो अलग बात है। लेकिन देखिए जैसे अमेरिका में है कि जो भी मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था स्टॉर्मी डैनियल का, तो क्या हुआ नहीं हुआ ये तो सबको ही को मालूम है, को किसी ने उसको ढका तोपा नहीं, इंक्लूडिंग जो विक्टिम थी स्टॉर्मी डैनियल, इंक्लूडिंग जो वो लॉयर था जो कि पेमेंट किया उस लेडी को कि ये जो है चुनाव के समय ये बात खुले नहीं। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट इज सील्ड, जो सील कवर यहाँ गोगोई करता था, सॉरी करता था हमें कहना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं जजों के बारे में ऐसा, चलिए करते थे, लेट्स नॉट स्पॉइल आवर लैंग्वेज, जो करते थे कि सील कवर में राफेल ले लिया, वो ले लिया, सब कुछ कर वो तोप दिया, वैसा वहां नहीं होता है। देयर हैज टू बी कंपेलिंग रीजंस।
और वो ट्रायल होती है तो वो इन कैमरा ट्रायल होती है कि पब्लिक को अलाउड ही नहीं है। तो अगर कहीं अंडरटेकिंग दी गई है कि विसिल ब्लोअर का नाम हम नहीं रिवील करेंगे, तो वो चीज वहां पे गुप्त रहेगी, उसके अलावा कोई चीज गुप्त नहीं रहेगी। तो लेट अस प्रे, नॉट ओनली होप बट प्रे दैट दिस स्कैम कम्स आउट। और हमारा देश जो है, सबसे बड़ा आर्थिक संकट जो इस देश के ऊपर है वो अडानी का क्रोनी कैपिटलिज्म। और जैसे अभी आपने देखा कि 2000 करोड़ में कितने लाखों करोड़ की जमीन अभी दे दी गई अंबानी को, और एक जमीन दे दी गई अडानी को महाराष्ट्र के अंदर में। इस तरह के ठेके ना दिए जाएं। पहले भी जो है अंबानी को बहुत सारे तेल के अच्छे ठेके दे दिए गए। हाँ, अनिल अग्रवाल को जो है राजस्थान का एक ही हमारे पास लैंड का ऑयल का फील्ड है जिसकी कोई बात नहीं करता है, राजस्थान में उसकी 20% रॉयल्टी मिलती है। वो भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को राइट था कि हम उसको ले लें वापस, वो नहीं लेके उन्होंने जो है पहले तो दे दिया अनिल अग्रवाल के कंपनी को, वेदांता को, और उसके बाद उसकी जो है जो ठेका था टेन्योर उसका वो लेंथ 15-20 साल और बढ़ा दिया। लूटो जितना लूट सको, ये हो रहा है हमारे देश में, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम लोगों ने काफी इस पर लंबी बातचीत की, ये जो मोदी और अदानी का जो पूरा कनेक्शन है और ये सिविल और क्रिमिनल केस पर। अब मैं आखिरी अपने सवाल पर आऊंगी अरुण जी, और वो नायडू से ही रिलेटेड है कि आपने कहा कि यूएस इंडाइटमेंट की जो भी रिपोर्ट आएगी ट्रायल के बाद, अब नायडू जी की आंखें गड़ी होंगी कि क्या कुछ होगा, उसके बाद उनका पॉलिटिकल स्टेप अगला होगा। क्या हम ये मानकर चले कि अमेरिकी अदालत जो भी फैसला सुनाती है और जो भी फैसला आएगा, क्या नायडू का भविष्य अब अमेरिकी अदालत पर टिका हुआ है कि वो मोदी जी के साथ कितने दिन रहेंगे, या फिर इस गठबंधन से वो बाहर हो जाएंगे? और नायडू जी बाहर होंगे, आई एम श्योर नीतीश के पास तो कंपेलिंग रीजंस है कि उनके पास वैसे भी 2025 में चुनाव है, वो भी यही देख रहे होंगे, और सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी बिहार के चुनाव के पहले। इसका मतलब नहीं, देखिए नीलू जी, वी आर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक। नायडू जो है उसको, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, ही इज द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर, मत भूलिए। उसकी कंपनी हेरिटेज है, उसकी मार्केट कैप हजारों करोड़ की है, तो उसको मालूम है कि विच साइड हिज ब्रेड इज बटर्ड। उसको एकदम मालूम है कि नहीं तो वो चाहता है तो पॉलिटिकल अपोनेंट से तो बदला निभा लेता। वो तो ये देख रहा है कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, हमें अडानी के खिलाफ एक्शन भी नहीं लेना पड़े। और वहां पर जब वो डॉक्यूमेंट्स रिवील होंगे तो जो है हम जगन रेड्डी के ऊपर एक्शन ले पाएंगे। उसको और कोई चीज में नहीं इंटरेस्ट है। किसको इंटरेस्ट है कि जनहित हो, किसको इंटरेस्ट है कि ये ठेका जो है रद्द किया जाए? अगर होता तो वो ऑलरेडी कर चुके। उनको पहला है कि जो आदमी ऑपोजिशन को यूनाइट कर रहा था, ये दोनों लगे हुए थे, नीतीश और ये, कि हम ऑपोजिशन को एक साथ लाएं, और आते ही वो उधर हो गए दोनों तरफ। तो इनको पहले सत्ता चाहिए, दे आर वेरी क्लियर। उनको ईमानदारी नहीं चाहिए, और ईमानदारी के वो वर्च्यू भी नहीं है, तो उनसे उम्मीद करना बहुत ही गलत होगा। बस यही होगा कि अगर वो हो जाएगा तो जनता का भला हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू का तो भला हो गया और होता रहेगा। वो कभी भी मोदी को नहीं छोड़ेंगे और मोदी उनको नहीं छोड़ेंगे, और वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि नीतीश पॉलिटिकल कंपल्शन में छोड़ भी दें तो वो इतने एमपी खरीद लेंगे कि उनकी सरकार जो है, जो वहां पर उनकी एमपी की जो क्षति होगी उसकी भरपाई इधर से कर लेंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। नायडू इज द श्रूडेस्ट पॉलिटिकल प्लेयर इन दिस कंट्री। मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता था। एक तरफ तो थे, आज हैदराबाद को साइबर सिटी बनाना और कहां से कहां ले जाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने पॉलिटिकली किया, इट इज अनपार्डनेबल। उनको मोदी की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो उनको छोड़ सकते हैं, दूसरी भी सरकार आएगी तो पैसे देगी, लेकिन नहीं करते हैं। ठीक है, दैट इज हिज दिस थिंग। हम कौन होते हैं उनके बारे में।
जी, चलिए देखना होगा कि जो अमेरिकी अदालत है अब किस तरीके से ट्रायल शुरू होता है, और उससे भी बड़ी बात है कि ट्रायल के दौरान क्या-क्या परतें सामने आती हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम में आपको अरुण जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सेकी का क्या रोल था, मोदी सरकार के कौन से ऐसे पिट्ठू लोग होंगे जिन्होंने सेकी की मदद की होगी, क्या इन सब चीजों का खुलासा होगा अमेरिकी अदालत में। और जो बात बिल्कुल सही कही अरुण जी ने कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की अदालत ही बचा सकती है, वरना मोदी और अदानी का कहर ऐसा है कि शायद ये देश इस चंगुल से निकल ही ना पाए। तो अब अमेरिकी अदालत की ओर हमें देखना पड़ेगा, ना कि अपनी देश की अदालत के ऊपर, ना कि अपने देश के तंत्र के ऊपर। आज अमेरिका की अदालत शायद निजात दिलाएगी इस क्रोनी कैपिटलिज्म से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका भी।